माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी। देखिए, आज का हमारा यह डिस्कशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। और आज हम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो लेक्चर 4 है उसके बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर में मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अभी हमने अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें से हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, उसके मीनिंग डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर होते हैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। और उसके बाद हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड पढ़ा कि स्टडी की कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपरेशन से सबसे पहले हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में स्टडी किया। हमने समझा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। फिर हमने उसके रिसिप्ट एंड पेमेंट के फॉर्मेट्स देखे। रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो फॉर्मेट था मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया था, और ये रहा। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो फॉर्मेट है, कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं उनके, और ये पर्टिकुलरली ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। फिर मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में समझाया था, और मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्मेट के बेस पे आप घर पे जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उससे आप प्रैक्टिस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और जो भी कोई डाउट होंगे आप मुझसे पूछेंगे। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। और उसके बाद मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो कुछ फीचर्स थे उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में हमने बात की कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। और क्या बोलते हैं, देखिए अभी हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से हमको क्या करना है, आप हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये रहा इलस्ट्रेशन। देखिए इलस्ट्रेशन ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू सिल्वर पॉइंट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। देखिए सिल्वर पॉइंट के नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं 31 मार्च 2002 को। अब देखते हैं कि देखिए आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, फॉर्मेट दिया रिसिप्ट अमाउंट एंड पेमेंट अमाउंट। फिर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में कैश और बैंक का, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। फिर ओपनिंग डेबिट साइड में आप देखिए सब्सक्रिप्शन कलेक्शन हुआ है 99 का, 2000 का और 2001 का। देखिए ध्यान से आप ऊपर देखिए, जो 31 मार्च 2002 लिखा है ना, दरअसल वो 2002 नहीं है, 2000 ही है, जो कि करंट अकाउंटिंग ईयर है। और जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है आपको लास्ट ईयर का दिख रहा है, करंट ईयर का दिख रहा है, और नेक्स्ट ईयर का दिख रहा है कि इतने इतने पैसे से रिसीव हुए हैं। फिर उसके बाद देखिए सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट दिख रहा है, ये पैसे आए हैं रिफ्रेशमेंट को सेल करने से। और एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को उसके मेंबर से। पेमेंट में आप देखिए सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ये दिया है क्रेडिट साइड। डोनेशन रिसीट फॉर पेवेलियन रेंट, डोनेशन रिसीव हुआ है और रेंट पे किया गया है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किए गए हैं, परचेस किया गया है रिफ्रेशमेंट्स, एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, सैलरी पेड, टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखे हैं, फर्नीचर परचेस दे रखे हैं, और ऑफिस एक्सपेंसेस और क्लोजिंग कैश इन हैंड दे रखे हैं। अब बात आती है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए, और आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात ये है कि सर जब रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनाए, वो तो ऑलरेडी गिवन है।
ध्यान दीजिएगा, जो हमें इलस्ट्रेशन में रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया गया है वो गलत है, वो रॉन्ग है। उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स को अपोजिट साइड गलत कॉन्सेप्ट से, रॉन्ग कॉन्सेप्ट के बेस पे पोस्ट किया गया, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है। अब हमको रेक्टिफाई करके और हमको एक नया रिसीप्ट एंड पेमेंट करेक्ट फॉर्म में प्रिपेयर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे देखिए गलतियाँ हुई हैं। सबसे पहले आप देखिए डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्रिप्शन भी सही दे रखा है, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट और एंट्रेंस फीस रिसिप्ट। मेरा कहने का ये मतलब है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स जो कि एक्चुअल में रिसीव हुए, या कहने का मतलब ये है कि यदि पैसा आया है, कैश आया है, तो उसको आपको डेबिट में लिखना है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं वो कैश में रिसीव हुए, इसलिए उन्हें डेबिट साइड लिखा गया है। तो डेबिट साइड ऐसा कोई प्रॉब्लम या इशू मुझे नहीं दिख रहा है। और आप क्रेडिट साइड में आइए, पेमेंट साइड में देखिए, पेमेंट साइड में यदि कैश नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाता है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल का, ये वाला जो पॉइंट है, इससे क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया जाएगा तो उससे कैश रिसीव होंगी। यदि कैश रिसीव होंगी तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड किया जाएगा आपके रिसिप्ट साइड, लेकिन इसे यहाँ पे पेमेंट साइड दिखाया गया है। उसी तरीके से देखिए डोनेशन रिसीव्ड हुआ है पवेलियन के लिए। अब डोनेशन भी रिसीव हुआ है इन कैश, तो जो भी इनकम या जो भी अमाउंट रिसीव होती है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसे आते हैं कैश के फॉर्म में, उन्हें हम डेबिट साइड रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए उसे भी पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो ये भी गलत है। और उसके बाद फिर देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, यस ये सही लिखा है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट जब भी होता है उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं क्योंकि कैश यहाँ पे जा रहा है। उसी तरीके से परचेस ऑफ रिफ्रेशमेंट भी सही लिखा हुआ है। एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, ये भी सही लिखा हुआ है क्योंकि पेमेंट गया है। फिर अब हम देखते हैं कि टूर्नामेंट एक्सपेंस, इससे क्या कैश जा रहा है इसलिए इसको पेमेंट साइड लिखा गया है। और उसके बाद फर्नीचर परचेस से भी कैश जाएगा, कैश से पेमेंट होगा, इसलिए इसको भी पेमेंट साइड लिखा जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस को भी पेमेंट में, और क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है उसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमको जो इन्फॉर्मेशन दिख रहे थे उसके हिसाब से देखा जाए तो बैलेंस दो दिख रहे थे, कैश इन हैंड के और कैश एट बैंक के, और हमको क्लोजिंग बैलेंस जो है सिर्फ कैश इन हैंड दिख रहा है। क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ये रॉन्ग है, हमको करेक्ट करके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए ओपनिंग बैलेंस जो इलस्ट्रेशन में गिवन थे वही यहाँ पे डेबिट साइड लिखे गए हैं रिसिप्ट में। सब्सक्रिप्शन भी अपने जगह में सही था इसलिए इसको भी उसी तरह अमाउंट से रिकॉर्ड किया गया है डेबिट साइड में। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट भी ऊपर दे रखा था इलस्ट्रेशन में, सही था। एंट्रेंस फीस भी सही था। देखिए यहाँ पे दो जगह मिस्टेक्स थे इलस्ट्रेशन में, जो कि सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल था वो एक एक्चुअली वो रिसिप्ट अमाउंट था, उसे बाय मिस्टेक पेमेंट साइड शो कर दिया गया था। और दूसरा डोनेशन फॉर पेवेलियन भी अमाउंट रिसीव था जिसे बाय मिस्टेक पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दिया गया था। अब उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय सही साइड में लिख दिए हैं, रिकॉर्ड कर दिए हैं। इससे हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड है रिसिप्ट का वो करेक्ट हो जाता है। और अब हम पेमेंट साइड देखते हैं। जो इलस्ट्रेशन में गिवन था कि जो भी एक्सपेंसेस इन कैश पेमेंट हो रहे हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पेमेंट में। तो रेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल और परचेस ऑफ रिफ्रेशमेंट, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर टेनिस कोर्ट, सैलरी, टूर्नामेंट एक्सपेंस, फर्नीचर परचेस्ड, ऑफिस एक्सपेंसेस, बैलेंस। देखिए आपने जब इलस्ट्रेशन देखा था तो इलस्ट्रेशन में क्लोजिंग बैलेंस में आपको कैश इन हैंड का बैलेंस दिख रहा था, लेकिन अब चूंकि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये करेक्ट फॉर्म में बना है, प्रिपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे अभी भी एक बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। कहने का मतलब ये है कि जब आप डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो बैलेंस में कैश के अलावा भी कुछ बैलेंस आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यही वो बैलेंस है
बैंक का, इसे ही बैंक का बैलेंस मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमको ओपनिंग बैलेंस कैश का दे रखा था, जबकि क्लोजिंग बैलेंस भी कैश का दे रखा था, जबकि हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बैंक का नहीं गिवन था, लेकिन हमने जब सही प्रिपरेशन किए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो बैंक का बैलेंस था वो निकल कर आ रहा है। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट जो सही तरीके से बनना चाहिए था वो बन चुका है। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। देखिए अब हम जो अगला जो डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है। मैंने पहले ही बता रखा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, जो कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है जिसकी। अब हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की है। तो चलिए अब समझते हैं कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। देखिए इट इज़ द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बोला गया है एक समरी है, किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही, जबकि रिसीट एंड पेमेंट समरी किसका था? कैश बुक का। इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस इन केस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसे समझने का एक तरीका और है, जैसे एक बिजनेसमैन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, उसी तरीके से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे था, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट है वो भी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अभी हम आपको कुछ देर से बताएंगे कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। फिर देखते हैं इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स एंड द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिस क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, और वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स थे वो किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो सकते थे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय यहाँ पे केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेना है जो कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हैं। और मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय एक बात और कही थी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर को हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर को हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ओनली रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑल द रिवेन्यू आइटम्स रिलेटिंग टू द करंट पीरियड आर सोन इन दिस अकाउंट। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? रिवेन्यू आइटम है, ठीक है। मतलब कैपिटल आइटम को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है, और जो भी रेवेन्यू आइटम होंगे वो कौन से ईयर के होना चाहिए? वो होने चाहिए करंट ईयर के। किस ईयर के होने चाहिए? करंट पीरियड के होने चाहिए, तभी उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा इस अकाउंट में। द एक्सपेंसेड एंड लॉसेस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम्स एंड गेंस ऑन द इनकम साइड ऑफ द अकाउंट। देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो इसमें ये दिया गया है कि जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उनके डेबिट साइड लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, जबकि जो इनकम और गेंस होंगे उन्हें क्रेडिट साइड इनकम के साइड लिखा जाएगा। डेबिट साइड एक्सपेंस का और क्रेडिट साइड इनकम का होगा। इट शोज द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो रिजल्ट आता था वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में आता था, लेकिन चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये शो करेगा, या तो ये सरप्लस को शो करेगा या तो डेफिसिट को शो करेगा। मतलब यहाँ पे यदि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो वो जो बैलेंस बच रहा है वो सरप्लस कहलाएगा। सरप्लस एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है
एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो जो बैलेंस निकलेगा वो सरप्लस कहलाएगा, जिसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो उसे शॉर्ट में सरप्लस कहा जाएगा। और यदि डेफिसिट आता है तो डेफिसिट यदि आ रहा है तो इसे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाएगा और शॉर्ट में इसे डेफिसिट कहा जाएगा। डेफिसिट को हिंदी में कमी बोला जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो डेफिसिट कहलाएगा। मतलब जब इनकम कम होगी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगी तो वो जो बैलेंस है वो डेफिसिट कहलाएगा और उस बैलेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। डेफिसिट बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, जबकि जो पॉजिटिव बैलेंस है उसे डेबिट साइड लिखा जाएगा, विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल एंड सोन इन द बैलेंस शीट। और ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे से सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा उसे बैलेंस शीट बनाते समय वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि सरप्लस है तो कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाएगा, जबकि यदि डेफिसिट है तो उससे कैपिटल से डिडक्ट किया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। देखिए, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, हमारा जो बेस होगा इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो उससे प्रिपेयर करने का जो बेस होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही होगा। मतलब आपको जो क्वेश्चन गिवन रहेगा उसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे, उनके बेस पर ही हमें क्या बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ बार बार ध्यान रखनी है कि जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा वो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में गिवन होगा, जहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के रहे हों। लेकिन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना है, यहाँ पे जो बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होगा वो एक्रूवल पे होगा और यहाँ पे ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाएंगे जो कि उस पर्टिकुलर करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होंगे। अब है ना, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा आर इन सबको भी रिकॉर्ड किया जाए। देखिए यहाँ पे जो भी चूँकि ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और डेप्रिसिएशन मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह को भी, ये नॉन कैश इनकम को भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। हैंस मैनी आइटम्स अपीयरिंग इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नीड टू बी एडजस्टेड। इसलिए जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें जो ट्रांजेक्शन दिए होंगे वो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बेस पे और डेप्रिसिएशन के बेस पे वो रीएडजस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल एज सोन इन इलस्ट्रेशन 1, हम देख लेंगे इलस्ट्रेशन 1 क्या था। सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ ₹265 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2006-7। 2006-7 में जो सब्सक्रिप्शन से जो अमाउंट रिसीव हुई थी वो 2,65,000 थी, जो कि रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो हो रही थी। इंक्लूड्स रिसिप्ट फॉर द पीरियड अदर देन द करेंट पीरियड। मतलब वो जो 2,65,000 का जो मनी है वो करंट अकाउंटिंग ईयर में जो यहाँ पे रिसिप्ट दिया है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का नहीं है, उसमें कई अकाउंटिंग ईयर के रिसिप्ट्स दे रखे हैं और चूंकि वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसलिए इन्हें टोटल करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इस एग्जांपल को यहाँ पे देने का लॉजिक ये है, ये आपको ये बताना चाहता है, आपको डिफ्रेंशिएट कराना चाहता है ताकि इससे पढ़ के आप समझ सकें कि यहाँ पे केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखना है जो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। देखिए सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स जो फॉलो करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है परस्यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थ्रूली। ठीक है, कहने का मतलब ये है आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसे बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है।
फिर एक्सक्लूड करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एज दे आर नॉट ऑन एन इनकम। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट है वो बहुत क्लियर फॉर्मेट है। इसके डेबिट साइड एक्सपेंस और लॉस को लिखना होता है, जबकि क्रेडिट साइड इनकम और प्रॉफिट को लिखना होता है। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जब रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो जो ओपनिंग बैलेंसेस कैश और बैंक के गिवन रहते हैं, उसी तरीके से जो क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक के गिवन रहते हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना तो कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग आएगा, ना ही बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उन्हें नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर एक्सक्लूड द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स एज दीज आर टू बी सोन इन बैलेंस शीट। देखिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट दिख रहे हैं, है ना, उन्हें आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है उसमें केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, ना कि कैपिटल नेचर के। अब बात आती है सर कि इन्हें ये जो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट आए इन्हें कहाँ अपीयर करना होगा, तो इन्हें रिकॉर्ड करना होगा बैलेंस शीट्स में। ठीक है, एसेट या लायबिलिटी साइड। फिर कंसीडर ओनली द रेवेन्यू रिसिप्ट्स टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा ओनली द रेवेन्यू रिसिप्ट, केवल आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब आपको जो रिसिप्ट दिख रहा है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो रिसिप्ट दिख रहा है वहाँ पे आपको दोनों ही नेचर के रिसिप्ट्स दिख रहे हैं, कैपिटल नेचर के भी, रेवेन्यू नेचर के भी। लेकिन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ओनली रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स को कंसीडर करना है और उन्हें इनकम साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिखना है। सम ऑफ दीज नीड टू बी एडजस्टेड बाई एक्सक्लूडिंग द अमाउंट्स रिलेटिंग टू द प्रीसीडिंग एंड द सक्सीडिंग पीरियड्स। हाँ, वेरी मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल क्या बोलते हैं रिसिप्ट दिख रही हैं, जो कि थ्री अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको केवल उन्हीं ईयर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जिस ईयर का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बना रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका करंट अकाउंटिंग ईयर है 2020, आपको यदि रिसीट एंड पेमेंट में 19 का ट्रांजेक्शन दिख रहा है और 20 का भी दिख रहा है और 21 का भी दिख रहा है, तो केवल आपको 20 जो भी अकाउंटिंग ईयर 2020 है उसके ही ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करने हैं, जिन्हें ऐड और लेस करके एडजस्ट करेंगे। ओके, अब इसके क्या रूल हैं, किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग द अमाउंट्स रिलेटिंग टू द करेंट ईयर नॉट येट रिसीव्ड, और इंक्लूडिंग, देखो यहाँ पे इंक्लूड क्या करना है। जैसे मान लेते हैं आपको जो सब्सक्रिप्शन की जो फीस है, ठीक है, आपको जो सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन से जो फीस मिलनी थी, ठीक है, वो मिलनी थी 1,00,000 रुपये, लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में 80,000 रुपये जो रिसीव हो चुके हैं, तो आपको 20,000 रुपीज़ और भी लिखने होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने समय। क्योंकि ये बेसिस क्या है इसका, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल और बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत जल्द आपको समझाने वाला हूँ आगे। टेक द रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू द एक्सपेंडिचर साइड। हाँ, अब आपको क्या करना है, अब आपको पेमेंट साइड देखना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। अब उधर आपको जो भी ट्रांजेक्शन दिखेंगे वो दोनों ही नेचर के होंगे, कैपिटल नेचर के भी और रेवेन्यू नेचर के भी। तो आपको पेमेंट साइड से ओनली रेवेन्यू नेचर के जो भी एक्सपेंडिचर है उनको कंसीडर करना होगा और उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस या लॉस के साइड लिखना होगा और अकाउंट, है ना, विद द ड्यू एडजस्टमेंट, और उन्हें एडजस्टमेंट को ध्यान रखते हुए करना होगा जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होंगे। ठीक है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैसे एडजस्टमेंट गिवन हो सकते हैं, या तो वो एडवांस के हो सकते हैं या आउटस्टैंडिंग के हो सकते हैं, इस तरीके से। ओके, फिर है कंसीडर द फॉलोइंग। देखिए जो लास्ट स्टेप दिख रहा है यहाँ पे बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स not appearing in the receipt and payment account that need to be taken into account for determining the surplus deficit for the current year। देखिए ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिस क्या है, कैश बेसिस है। मतलब सीधी बात ये है कि यदि कोई भी चीज़ जो कैश में एग्जीक्यूट नहीं हुई है, कैश ट्रांजेक्शन जिसका नहीं हुआ है, उस चीज़ को वहाँ पे
रिकॉर्ड नहीं किया गया था। कहाँ पे? रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा, इसका क्या नेचर है या इसका क्या सिस्टम है? इसका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। कहने का मतलब ये है जो ट्रांजेक्शन वास्तव में होने चाहिए थे, एक्चुअल में जो होने चाहिए थे, उनको आपको रिकॉर्ड करना है, चाहे भले ही पेमेंट मिला हो या ना मिला हो, चाहे भले ही पेमेंट किया गया हो या नहीं किया गया हो, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में फिर भी उसे लिखा जाएगा। ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है एक प्रकार से नॉन कैश आइटम है, फिर भी इन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। चूँकि ये एक्सपेंस से रिलेटेड है, लॉस से रिलेटेड है, इसलिए इसे कंसीडर किया जाएगा। डेप्रिसिएशन रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट में कहीं नहीं आता क्योंकि वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। फिक्स एसेट्स का परचेस या सेल रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता, उनका केवल और केवल डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। ओके। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इफ़ रिक्वायर्ड। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अपने डेटर्स को कुछ क्रेडिट पे जो गुड्स या सर्विसेज दे रखी हैं और उसका जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है, तो जो सर्टेन पोर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके डूबने के चांसेस हैं, उनके लिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेस पे डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न क्रिएट करना होता है, जो कि एक प्रकार से एक्सपेंस या लॉस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, चूँकि ये एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड है, इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट में देखिए क्या बोला गया है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, देखिए फिक्स एसेट्स का सेल या परचेस मैंने आपको बता रखा है कि उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है। लेकिन यदि उसका कोई लॉस या प्रॉफिट है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यदि प्रॉफिट है तो इनकम के साइड, और यदि लॉस हो रहा है तो एक्सपेंस के साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, नाउ यू विल रिजर्व हाउ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, गिवन एग्जांपल। ठीक है, चलिए मैं आपको ये एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है। देखिए कहने का मतलब ये है, आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट, सबसे पहले आपको फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेट देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, 2007 डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट डेबिट में आता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर डेबिट में आएगा। और एक्सपेंडिचर अमाउंट और क्रेडिट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता था पेमेंट, जबकि यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा इनकम और अमाउंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक के दिख रहे थे उन्हें यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शंस थे, चाहे वो रिसिप्ट या पेमेंट के थे, उन्हें यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है। केवल रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें ही रिकॉर्ड करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होते थे वो किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो सकते थे और उन्हें वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता था। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपको केवल करंट अकाउंटिंग ईयर, जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए आप क्या बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, केवल आपको वही रिकॉर्ड करना रहता है। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो, उसे भी आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बेसिस था वो कैश बेसिस था, जबकि इसका क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्रूअल बेसिस। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता था कि जो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में मिले हैं ना, या एक्चुअल में जो रिसीव हुए या पेमेंट हुए उनको रिकॉर्ड करो। कहने का मतलब ये है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आपको वो अमाउंट लिखना होता है जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हुआ है। जैसे मान लीजिए सैलरी जो है 1 लाख रुपीज़ पेबल था, लेकिन पेमेंट हुआ था 60,000, तो आपने सिर्फ 60,000 का पोर्शन रिकॉर्ड किया, 40,000 का रिकॉर्ड नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है जो एक्चुअल में हुई है, और जो एक्चुअल में होना चाहिए था उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो एक्चुअल में होने चाहिए थे, चाहे भले ही उसका पेमेंट या उससे रिसिप्ट इस करंट अकाउंटिंग ईयर में हुआ हो या ना हुआ हो। कहने का मतलब ये है इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में कि यदि सैलरी 1 लाख रुपीज़ पेबल थी, जिसे 70,000 पे कर दिया गया था, तो उसे रिसीप्ट पेमेंट में दिखा दिया गया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय उस सैलरी को आपको
पेड के रूप में 70 दिखाना पड़ेगा और प्लस आउटस्टैंडिंग 30 करके टोटल 1 लाख रुपीज़ आपको इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंडिचर साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सा साइड जो है डेबिट या क्रेडिट का है ना ज़्यादा है। यदि इनकम का साइड ज़्यादा है एक्सपेंस से तो ये सरप्लस बैलेंस शो करेगा और जिसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम कम है तो ये नेगेटिव बैलेंस शो करेगा जिसे हम डेफिसिट के रूप में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉन्सेप्ट। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है और एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। एडजस्टमेंट जैसे कि आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड और एडवांस से रिलेटेड, प्रीपेड से रिलेटेड, है ना, अनअर्न्ड से रिलेटेड जो भी क्या बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होते हैं, एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उनके बारे में रूल बताऊंगा। चलिए मैं अभी आपको पहले बताता हूँ कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को कैश और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर के बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल जो ट्रांजेक्शन की जो अमाउंट है आपको वही रिकॉर्ड करना है। चाहे अब यहाँ पे सब बात आती है कि सबसे पहले रिकॉर्ड क्या करना है, चाहे वो कैश में रिसीव हुआ हो या कैश में रिसीव नहीं भी हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुए हैं कैश और रिसिप्ट बेसिस, मतलब कहने का एक एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्ड करने हैं, चाहे भले ही उनका पेमेंट या इनका रिसिप्ट हुई हो या ना हुआ हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से जो बातें हैं जिसे आपको नोट करनी है। देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस हैव बीन एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये तो सॉरी एग्जांपल दे रखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना। और अब हम बात करते हैं देखते हैं। देखिए, एग्जांपल दिख रहा है आपके सामने इलस्ट्रेशन 2। चलिए हम इसे डिस्कशन करते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है यहाँ पे और आपको बोला गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है किसका, दिल्ली क्लब का। 31 मार्च 2007 को इसका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो रिसीट एंड पेमेंट में जो ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को रीड करते समय आपको यहाँ पे कुछ बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि इसका जो बेसिस है कैश बेसिस है, जबकि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस से बनाना है। और रिसीट एंड पेमेंट में दोनों ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू का हो। लेकिन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को करंट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपको ओनली करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय आपको एडजस्टमेंट गिवन नहीं होंगे। एडजस्टमेंट गिवन नहीं होंगे मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स और क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल जैसे ट्रांजेक्शन्स गिवन नहीं होंगे, जिसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना है और उन्हें इंक्लूड करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बैलेंस दिख रहा है कैश का 3200 डेबिट में। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मिला है 22,500 का और एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 1250 की। डोनेशन रिसीव हुई है 2500 की। रेंट ऑफ हॉल, इनके पास एक कोई हॉल है उसको रेंट पे देते हैं, उससे 750 रुपये 750 रिसीव हुई है। और इन्वेस्टमेंट सेल करने से 3000 क्या हुआ है रिसीव हुआ है। उसी तरीके से हम पेमेंट साइड में देखते हैं, इन्होंने सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बुक परचेस्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस्ड और फिक्स डिपॉजिट विद बैंक एक्सेट्रा का पेमेंट किया है। और लास्ट में कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी थी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ
जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे देखिए मैंने बता रखा था ना आपको कि यहाँ पे कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को आपको ढूंढने हैं और उन्हें एक्सक्लूड करने हैं। तो जैसे देखिए आप रिसिप्ट साइड तो अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, और सॉरी रिसिप्ट साइड में आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसे इनकम साइड रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और पेमेंट साइड में आप देखिए जो यहाँ पे बुक परचेज्ड है, ध्यान रखिएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरली जो बुक होते हैं वो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज, गवर्नमेंट बॉन्ड भी एक प्रकार से सिक्योरिटी है, ये भी कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, और इन्हें भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये भी कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन हैं। और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को एक्सक्लूड किया जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है 31 मार्च 2007 को अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिल्ली क्लब का। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि डेबिट साइड एक्सपेंडिचर का होगा, क्रेडिट साइड इनकम का होगा। फॉर्मेट है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। सबसे पहले रिसिप्ट से आप स्टार्ट करिए और रिसिप्ट्स की पोस्टिंग इनकम साइड करिए। देखिए वहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन था, उस ओपनिंग बैलेंस को आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन का नेचर जो है वो इनकम का है, तो उसे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। 22,500 ऊपर मिला था, अभी भी यहाँ पे 20,500 ही रिकॉर्ड होगा। और एंट्रेंस फीस देखिए ऊपर 1250 रिसीव हुई थी इनकम के रूप में, और नीचे भी उसी को रिकॉर्ड करेंगे सेम अमाउंट को। और डोनेशन देखिए 2500 ऊपर रिसीव हुई है रिसिप्ट पेमेंट में, और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और रेंट ऑफ हॉल, रेंट से जो इनकम रिसीव हुई 750, वो देखिए यहाँ पर भी रिकॉर्ड होगी सेम अमाउंट से। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट था, इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं पेमेंट साइड। देखिए सैलरी रिकॉर्ड होगी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और सन्डे एक्सपेंस, ये सेम अमाउंट से सब रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बुक परचेस्ड था, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज था, फिक्स डिपॉजिट थे और क्लोजिंग बैलेंस, सभी कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स थे, इसलिए इन्हें रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, वो साइड को देखना है जो जिस साइड का एक्सेस बैलेंस हो, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे जो क्रेडिट इनकम का साइड है, इसका जो टोटल जो इनकम है वो 27,000 है, जबकि डेबिट साइड में जो टोटल है एक्सपेंडिचर का वो लेस है उससे, इसलिए जो बैलेंस यहाँ पर आएगा वो डेबिट साइड आएगा 18,200 का। और ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस गेन हुआ है। सरप्लस गेन का वो मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है। कहने का मतलब ये है इस ऑर्गेनाइजेशन को जो इनकम रिसीव हुआ है वो उसके एक्सपेंडिचर से कहीं ज़्यादा है, और इस प्रकार से ये जो अकाउंट है कंप्लीट होता है। और मैं आज का यह डिस्कशन यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के साथ मैंने जो भी ऑडियो लेक्चर आपको दी हैं, आप उनको बेहतर तरीके से सुने, रिवाइज़ करें, उनको लिख के प्रैक्टिस करें। देखिए लिख के और उसका नोट्स बना के भी प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपको आएगा और बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, तभी ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, आज का यह लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।